हेलो एवरीवन। हम लोग वेरियस मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए, और अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है साइकोडायनेमिक मॉडल तक। तो चलो अब और मॉडल समझते हैं डिसऑर्डर्स को समझने के लिए। अगला मॉडल जो हमारे सामने है वो है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल सबसे सिंपल मॉडल होता है, और ये जो बातें करेगा ये मॉडल मतलब जिस हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि मानसिक दबाव पर्सन पर क्यों पड़ता है, या फिर मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्यों हो जाते हैं पर्सन को, इसकी बातें फिर भी ज़्यादातर ठीक है। देखो, ये मॉडल ये बोलता है कि आपका बिहेवियर चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, वो ना आपने लर्न कर लिया है, मतलब आपका ध्यान से सुनो, नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर आपने लर्न कर लिया है, जिसकी वजह से मतलब इस एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न करने का रिजल्ट क्या रहा कि आपको धीरे धीरे चलते चलते साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ने घेर लिया। क्यों? क्योंकि आप मैल एडेप्टिव वे में, मतलब जो आपके लिए वेलबींग वाला बिहेवियर नहीं था, आप उसको अपनाते चले जा रहे थे, तो आपके डिसऑर्डर्स जो थे वो धीरे धीरे करते करते आप पे हावी होते चले गए। यानी कि ये वाला मॉडल ये बोल रहा है कि हम जो बिहेवियर होता है ना कभी कभार मैल एडेप्टिव, वो लर्न कर लेते हैं। अब लर्न कर लेते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब देखो, कुछ लोग कभी कभार जैसे होता नहीं है रागनी शैली ये अंकिता के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं वो, मतलब उनको पसंद आता है कि उनको लोगों से भिड़ना है, या फिर एग्रेसिव वे में बात करनी है, उनको डोमिनेट करना है दूसरों को, उनको मज़े आते हैं। लेकिन एक बार बताओ कशिश, पर्सन खुद भी जानता है ना कि उसके लिए चीज़ ठीक नहीं है, पर्सन खुद भी जानता है। अब क्या होता है, अगर आप मेल एडेप्टिव बिहेवियर को या एबनॉर्मल बिहेवियर को लर्न कर लो, आपको पता लगा कि यार ऐसे वे में बिहेव करने से मैं अपनी बातें मनवा सकती हूँ, वो आप पे एक प्रेशर क्रिएट नहीं करा? क्या क्या बताना ज़रा। आपसे लोग डर डर के बात करेंगे, दूर होने लग जाएंगे, आपके साथ कोई रहेगा ही नहीं। ये चीज़ है। ये मॉडल इस बात पे कंसंट्रेट करता है कि बिहेवियर जो हो ना, चाहे वो XYZ कैसा भी बिहेवियर हो, वो हमेशा सीखा जाता है, और सीखने का प्रोसेस होता है कंडीशनिंग। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने गलती से कोई गलत बिहेवियर सीख लिया है तो अच्छा बिहेवियर भी सीख लो। जैसे मैं चलो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सन बनाता हूँ, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है ABC। ये पर्सन जब तक स्कूल जाता था या जाती थी, इसका रूटीन था सुबह 6 बजे उठने का, स्कूल से आके ट्यूशन जाना और अपना होमवर्क वगैरह करके टाइम पर सो जाना। ये रूटीन इसने लगभग इस पर्सन ने 12 साल तक फॉलो करा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बंदी या बंदा कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं। अब कॉलेज लाइफ ऐसी है कि जब मर्जी उठ जाओ, जब जाना है जब जाओ, जब नहीं जाना मत जाओ। अब ये बंदी उठने लगी 9 बजे या कभी कभार 12 बजे भी। इसको सब लोग पहले स्कूल लाइफ में बहुत प्रेस करते थे, क्या रूटीन है, जल्दी उठ जाती है, नहा भी लेती है, पूजा भी कर लेती है, स्कूल जाती है, फिर आराम से अपना रूटीन, मतलब परफेक्ट, कोई आलस नहीं था इसके अंदर, कुछ नहीं था। अब इसके रूटीन बदल गए। अब कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई चोटी नहीं बनानी है, या बंदा है तो शूज़ वगैरह पॉलिश नहीं करने हैं। अब ये स्कूल जा रहे हैं, अब ये कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, अपने हिसाब से जा रहे हैं, अपने हिसाब की ज़िंदगी बिता रहे हैं। अब लाइफ में यहाँ पर पहले एक गोल था पर्सन का कि उसको CBSE बोर्ड्स के अंदर 10वीं 12वीं के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब यहाँ पर पर्सन गोल कोई है ही नहीं सामने, उसको यही नहीं पता कि आगे जाके करियर में करना क्या है, तो और आलस आ गया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके पास पहुँच गया, 21 से 22 साल का हो गया वो पर्सन। अब उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ने लगा कि यार मैंने तो कभी कुछ डिसाइड ही नहीं करा, कुछ सोचा ही नहीं है। अब वो पर्सन स्मोकिंग करने लगा और ड्रिंकिंग करने लगा, बंदी सुट्टे फूकने लगी या पियक्कड़ बन गई। रोज ये बंदी बियर पी रही है, चकना खा रही है, या सिगरेट पी कर, हुक्का पी कर छल्ले बना रही है। अब जो ये पर्सन 4-5 साल पहले अपनी ज़िंदगी में हुआ करता था, अब ये बिल्कुल उससे अपोजिट हो गया। इससे होगा क्या, डिप्रेशन की और साइकिल क्रिएट होगी, क्योंकि पर्सन ऐसा करने से क्या जॉब मिल जाएगी सिगरेट दारू पीने से, या गोल बन जाएगा? बिल्कुल नहीं।
अब हेल्थ इश्यूज होने लगे इस पर्सन को, हेल्थ इश्यूज होने लगे। इतना जितना ये सुंदर दिखती थी या हैंडसम दिखता था ये पर्सन 12वीं तक, अब ये बिल्कुल भद्दा दिखने लगा या भद्दी दिखने लगी। अब इसके साथ कोई रहना पसंद नहीं कर सकता रिलेशनशिप वगैरह में, इसको लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं नशेड़ी है, कोई इसका करियर ही नहीं है, गोल ओरिएंटेड ही पर्सन नहीं है, ये क्या रहना इसके साथ, और ज़्यादा डिप्रेशन में। और एक टाइम के बाद यही डिप्रेशन डिप्रेसिव साइकिल बन जाता है और ये बन जाता है एक प्रकार का डिसऑर्डर, और इससे जुड़े और भी डिसऑर्डर्स पर्सन को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या शुरू हुई, दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, ये लेट उठने से और गोल ना होने से। यही तो लर्न करा था ना पर्सन ने, इस एग्जाम्पल के अंदर कशिश यही तो दिख रहा है ना हमें कि पर्सन के सामने कोई गोल नहीं और वो लेट उठ रहा है। तो ये जो चीज़ अगर उसने लर्न करी, अब ये मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स के लिए कहीं से फायदेमंद तो है नहीं। बिहेवियरल मॉडल ये कहता है इसको अनलर्न भी तो करा जा सकता है, जो लर्न करा है उसको भूल कर नई लर्निंग भी तो करी जा सकती है। अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो रोज 1 घंटे का टाइम निकाल कर, 21 दिन के बाद बॉडी अपने आप क्रेव करेगी कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आप घर पे बैठ ही नहीं पाओगे। अब लर्निंग किस किस वजह से होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और बिहेवियरल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब क्या, आप दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करते हो किसी को कोई चीज़ लर्न करवाने के लिए। इसका एग्जांपल सिंपल सा ये होता है, एक डॉग आप लेकर आए, 4 बजे डॉट दोपहर में आप उसको खाना दे रहे हो, ऐसी थ्योरी करी हुई थी हमने कशिश, याद है पहले। और फिर बज रही एक बेल, आपने बेल बजाई और उसके सामने 4 बजे खाली प्लेट आप रख देते हो, कुत्ते को बुलाते हो अपने और उसको फूड सर्व करते हो। अब ऐसा बड़े टाइम तक करते रहते हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि कुत्ते को बेल बजने, जैसे ही बेल बजेगी उसकी लाल टपकेगी कि मेरे मालिक मेरे को खाना दे रहा है या दे रही है, चाहे भले ही वो खाली प्लेट हो, लेकिन वो समझ जाएगा कि ये बेल 4 बजे रोज इसी टाइम पर बजती है, मेरे लिए खाना आया होगा। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। दो इवेंट्स को, बेल बजाना और उसके साथ अपने कुत्ते को बुलाना, साइमल्टेनियसली जब होते हैं तो उसकी वजह से लर्निंग प्रमोट होती है। जैसे स्कूल लाइफ में जब कोई पर्सन रिपीटेडली सुबह इतने सारे सालों तक उठता रहता है 6 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, तो चाहे भले ही सैटरडे संडे का दिन भी हो ना, 6, 6:30 बजे के आसपास एक आंख ज़रूर खुलती है पर्सन की। आपका जो रूटीन बन जाए ना डेली उठने का, अगर आप उससे लेट सो रहे हो किसी दिन, तो आपकी उस टाइम पर आप देखना एक आंख ज़रूर खुलती है, आपकी नींद ज़रूर जागती है। क्यों? कंडीशनिंग हो गई, हैबिट बन गई इस वजह से। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, आप एक बिहेवियर को इनवाइट करते हो किसी पर्सन को एक रिवॉर्ड देकर, किसी एक पर्सन को रिवॉर्ड देकर कि अगर तुम ये बिहेवियर करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। शिनचैन से बोला जाता है कि शिमला मिर्च खा लो तो तुम्हें एक्शन कामे कुकीज मिलेंगी, या आपसे बोला जाता है कि आप इतने इतने मार्क्स ले लो, सिलेक्शन ले लो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। और फिर होता है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग मतलब क्या, आप दूसरों को देख देख कर जो चीज़ सीखते हो, और यहाँ पर आपके रोल मॉडल वगैरह भी हो सकते हैं, उनको देखकर आप सीख रहे हो, किसी से इंप्रेस हो, या किसी को आपने वैसे ही, मतलब आप किसी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो और आप उसके जैसा बनना चाहते हो। अब इन तीनों को देखकर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बिहेवियर पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव भी तो निकल सकता है। तो ये 3 टाइप की जो कंडीशनिंग होती है, इसकी वजह से पर्सन का बिहेवियर निकलता है, फिर चाहे वो एडेप्टिव हो या मेल एडेप्टिव हो। लेकिन हमने क्या सीखा, ये मॉडल क्या कहता है, अगर मेल एडेप्टिव बिहेवियर है तो गलत बिहेवियर को अनलर्न करो और नया बिहेवियर, न्यू बिहेवियर लर्न करो, बस सिंपल। समझ में आया ये? अब आगे नहीं, अंकिता, कानूज, सबको समझ में आया? कशिश, समझ में आया? साइकोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, एक और मॉडल से समझे जा सकते हैं, कॉग्निटिव मॉडल। एक बात याद रखना, जितने लोग साइकोलॉजी पहली बार सुन रहे हैं, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड, ब्रेन नहीं। ब्रेन एक ऑर्गन होता है, इसको टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड एक नॉन फिजिकल एंटिटी होता है। तो कॉग्निटिव कोई भी चीज़ जो माइंड से रिलेटेड है, जैसे न्यूरॉन्स, कल मैंने आपको बताया था, आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी को सोच कर, किसी पर्सन के बारे में सोच कर आपको पेट में गुदगुदी हो रही है, किसी के बारे में सोच कर आपका खून खोल रहा है,
किसी के बारे में सोच सोच कर आपके आंसू टपक रहे हैं, कुछ भी XYZ, पूरे दिन में आप जितने विचार आपके आते हैं वो कॉग्निटिव होता है, यानी कि आप कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अपना रहे हो। ये मॉडल ये बोलता है कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग हमेशा कॉग्निटिव दिक्कतों की वजह से आती है। मतलब ये वाला मॉडल ऑब्वियसली बात ये बोलता है कि पर्सन ना सोच ज़्यादा जाता है, गलत डायरेक्शन में सोच जाता है, उसने गलत मेमोरीज रख रखी हैं, गलत पर्सन के साथ वो था, गलत पर्सन के साथ वो थी, उसके साथ बिताए हुए गलत मेमोरीज थी जो कि करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर उस पर्सन को दुख दे रही है, और वो इतना सोचता चल रहा है, इतना सोचता चल रहा है कि उसने अपने को सोच सोच के डिप्रेशन में ले जाकर बीमार कर लिया। अब ये तो एक एंगल बताया एग्जांपल से मैंने आपको। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ना अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छे से समझते नहीं है, अपने एटीट्यूड के बारे में। साइकोलॉजी में एटीट्यूड का मतलब होता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। अपने एटीट्यूड के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, हमारे अंदर विल पावर नहीं होती। इंसान कभी कभार अपनी क्षमताओं के बारे में ऐसे एजम्पशंस होल्ड करके रखने लग जाता है जो कि बिल्कुल ही इरेशनल और इनएक्यूरेट है। पर्सन बोलता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी की कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस परिवार में पता नहीं पैदा ही क्यों हुआ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कदर ही नहीं है, मेरा IQ स्लो है, मुझे चीज़ें समझने में टाइम लगता है, मुझे सब लोग बोंदू बोंदू बोलते रहते हैं, मैं शायद से लुक्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरा गर्लफ्रेंड नहीं बनते, बॉयफ्रेंड नहीं बनते। ये अलग अलग प्रकार के पर्सन बंदा बनती ये एजम्पशंस होल्ड करके रख लेते हैं कभी कभार। कॉग्निटिव मॉडल के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये ना इरेशनल और इनएक्यूरेट थिंकिंग होती है, क्योंकि जब आपने अपने आप को ही कम समझ लिया है तो कोई क्या बचाएगा आपको। लोग रिपीटेडली फिर इस इरेशनल और इनएक्यूरेट थिंकिंग के बारे में इलॉजिकल वेज में सोचते रहते हैं और दिन भर अपने आप को कोसते रहते हैं, और अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में लोग ओवर जनरलाइजेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ओवर जनरलाइजेशन यानी कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी, मैंने ऐसे ही रहना है, शायद से मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैंने कोई जॉब नहीं करनी है, मेरा पढ़ाई में भी ऐसा डामाडोल रहता है। तो पर्सन अपनी क्षमताओं को बिल्कुल ही मतलब मिट्टी के अंदर दबा देता है, यानी कि पर्सन इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नेगेटिव कंक्लूजन अपने बारे में दे देता है। क्यों दे देता है? सिर्फ एक सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट अगर उसकी लाइफ में हो गया तो। एक बंदी अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी, बहुत अच्छी समझती थी, बहुत लॉयल समझती थी। एक पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरिंग समझता था, बहुत ऑनेस्ट था, बहुत लॉयल था। वो किसी और लड़की की तरफ अगर देखता भी था तो उसको लगता था वो धोखा कर रहा है। बिल्कुल नहीं। कभी फ़ोटो खिंचवानी है किसी अपनी दोस्त के साथ, कोई कंधे पे हाथ नहीं रखा जाएगा, कोई कमर में हाथ नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल दूर, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। एक बंदा ऐसा था, एक बंदी ऐसी थी। अब क्या हुआ, ऐसे ये बंदा अलग है, ये बंदी अलग है, मतलब दो अलग अलग स्टोरी है। ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप में एक भयंकर तरीके से लात पड़ी 8, 10 साल, 12 साल के रिलेशनशिप के बाद। इवन आप शादी में भी मान सकते हो कि एक हस्बैंड बहुत लॉयल था अपनी वाइफ से, एक वाइफ बहुत लॉयल थी अपने हस्बैंड से। अब ये ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हो गई जिसने मानसिक स्थिति बिगाड़ दी एक पर्सन की। अब वो क्या सोचता है, जब इतना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद से मेरे को जो चीटिंग मिली है, सामने वाले पर्सन जो मुझे चीट कर रहा है, अब पर्सन अपने बारे में ओवर जनरलाइजेशन बनाना शुरू करता है। शायद से जिससे ये प्यार करती है वो ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, शायद से उसके पास पैसा ज़्यादा अच्छा है, शायद से वो इसको ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह पर खाना पीना करवा सकता है, वो इसको महंगी महंगी गाड़ियों में बिठवा सकता है, वो ज़्यादा अच्छी बातें करता होगा, इम्प्रेस करता होगा, इसको शायद से मैं नहीं कर पाता हूँ। पर्सन सोचता है मैंने सब कुछ करके देख लिया, भीख मांग कर देख लिया कि रिलेशनशिप के अंदर, फिर भी मैं नहीं बचा पाया, और वो चली गई। यह बंदी सोच रही है वो चला गया किसी और के पास। अब यहाँ पर एक इनसिग्निफिकेंट इवेंट हो गया ज़िंदगी में, लेकिन इसके बेसिस पर कभी कभार पर्सन पूरी लाइफ अपनी डिटरमाइन कर लेता है। कबीर सिंह या कुछ भी, ये वाली बात समझ में आई? मैंने बताया था ना अभी कुछ क्लासेस पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कशिश, या सबको साइकोलॉजी अगर जिसकी खराब है ना तो ऐसे ही होता है। जो पर्सन मेडिटेशन नहीं करता है, जिसका अपने दिमाग में संतुलित नहीं है, तो आपके दिमाग में तो कोई भी विचार आ जाएगा ना, कोई भी विचार आ जाएगा। एक पर्सन से धोखा अगर आपने खा लिया, या फिर आप उसके एक तरीके से मतलब पालतू कुत्ते या कुत्ती बने हुए, अगर उसकी लाइफ में कुतिया बने हुए हो, तो आप वहाँ पर जूता खा रहे हो दिन भर उससे।
इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की 700 करोड़ की आबादी बेकार हो गई है, आपको कोई कभी इतना प्यार नहीं कर पाएगा, या आप सोचो कि दोबारा कैसे स्टार्ट करना है सब कुछ या वो करके। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? इररेशनल, इनएक्यूरेट और ओवर जनरलाइजेशन वाली थिंकिंग की वजह से, जो कि सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट डिटरमाइन करता है। बस। अगला मॉडल, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। यहाँ पर इंसान को ये रियलाइज करवाया जाता है कि तुम अपने अस्तित्व को समझो, अपने वजूद को समझो, तुम्हारा भी इस दुनिया में आने का कोई पर्पस है। वर्ड को तोड़ के देखो, ह्यूमनिस्टिक, इंसान एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये मॉडल ये कहता है। इस मॉडल को वैसे कशिश आप जानते हो, दो पर्सन्स ने दिया था, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। सुना होगा आपने नाम, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। ये मॉडल ये बोलता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हमें ना ब्रॉडर एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों से दिल लगी मत करो कि ये मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो कहता है इंसान की एग्जिस्टेंस ना इन सारी चीज़ों से परे है, बहुत बड़ी है एग्जिस्टेंस। इन छोटी छोटी घटनाओं के बेसिस पर इक्के दुक्के इंसान से रिलेशनशिप हो गया, टूट गया, डाइवोर्स हो गया, ऐसी लाइफ मत देखो अपनी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल ये बोलता है एक दो घटनाएं आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकती हैं, जीवन क्योंकि बहुत लंबा है, और इसको अगर ब्रॉडली देखोगे तो बहुत पहलू हैं। ये हस्बैंड वाइफ, रिलेशनशिप, सेक्स, घर वाले, ये छोटे छोटे सिर्फ इसकी कड़ियाँ हैं, छोटे छोटे सिर्फ इसके एंगल हैं पूरी ज़िंदगी के। अब इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होते हैं ह्यूमनिस्ट और एक होते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट। यहाँ पर देखो मैं ग्रीन कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन दोनों को साथ में ही डिफाइन करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि अभी बताता हूँ, पहले सुन लो। ह्यूमनिस्ट ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ना एक अपनी नेचुरल क्षमता के साथ पैदा हुआ है। क्या? हर इंसान ये चाहता है और सामने वाला पर्सन हमसे एक्सपेक्ट करता है और हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि हर किसी के दिल में ना एक प्यार भरी भावना छुपी है दो चार बातों को लेकर। कौन सी है वो दो चार बातें? हर कोई पर्सन चाहता है कि मुझसे लोग फ्रेंडली रहें, कोऑपरेटिव रहें और कंस्ट्रक्टिव रहें। और ये इंसान की इनर पोटेंशियल भी होती है कि मैं भी दूसरों को ऐसा फील करवा सकूं कि मैं फ्रेंडली हूँ, कोऑपरेटिव हूँ और कंस्ट्रक्टिव हूँ। यानी कि अगर मैं इन तीनों के बेसिस पर चलूँगा तो मैं अपने पोटेंशियल को, हिडन क्षमता को सेल्फ एक्चुअलाइज का मतलब ये होता है मैं रियलाइज कर सकता हूँ कि मेरे अंदर पोटेंशियल है एक अच्छा इंसान बनने की, और मैं अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ लाइफ में। कोई बात नहीं, अभी तक वो मेरा सहारा बन के रह रही थी मेरी ज़िंदगी में, या वो पर्सन मेरा सहारा बनकर रह रहा था, कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना खुद जानता हूँ। अभी तक कोई मुझे अगर ये गिनवा रहा था कि मैंने तेरे लिए ये करा है वो करा है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को ग्रो करने में, लेकिन मैं दोबारा गिरकर मिट्टी में भले ही मेरा मुंह दबा हुआ है लेकिन दोबारा उठकर खड़े होकर दौड़ना सीख सकता हूँ। ह्यूमनिस्ट ये मानते हैं कि आपके अंदर क्षमता है, सिर्फ उसे पहचानने की देरी है आपके अंदर खुद से। अगर आप अपनी क्षमता को पहचान जाओ तो आप अनलिमिटेड रॉकेट बन जाओगे। एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या मानते हैं? एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं जिस दिन से हम लोग पैदा होते हैं ना, जिस दिन से हम लोग पैदा होते हैं हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम होता है। अब आप कहोगे कहाँ फ्रीडम होता है? मम्मी पापा डिसाइड करते हैं मेरा नाम, वो डिसाइड करते हैं स्कूल में क्या जाओगे, वो डिसाइड करते हैं कि मैं किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा, और लड़कियों की लाइफ में तो बहुत बंदिश होती हैं। ये टोटल फ्रीडम की यहाँ पर ये बात नहीं चल रही, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो। एग्जिस्टेंशलिस्ट ये मानते हैं बर्थ से लेकर पूरी ज़िंदगी जब तक आप पृथ्वी पर रहते हो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होता है कि आप अपने अस्तित्व को ना एक रूप दे सको, एक दिशा दे सको, एक दशा दे सको और उसको मीनिंग दे सको। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने एग्जिस्टेंस को फ्रूटफुल बनाओ, आप अपने आप को रियलाइज कराओ मैं पृथ्वी पर सिर्फ खाने पीने रहने सोने और वॉशरूम जाने के लिए नहीं आया हूं या आई हूं। और दूसरी जगह पर वो पर्सन होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं। यार मैं कर लूंगा ना यार, अभी मेरा मन नहीं हो रहा, अभी मुझे सोने दो, अभी मुझे जाने दो। मतलब उनकी पूरी जिंदगी आलसपन के अंदर, ढीठपन के अंदर, निकम्मापन के अंदर। जॉब वो करते हैं तो बस इस तारीख का वेट करते हैं कि सैलरी आ जाए, किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो इससे फीस आ जाए, कहीं पर कुछ भी करेंगे तो उसमें मेरा फ़ायदा हो जाए। कोई
ऐसा काम बोल दो मेहनत वाला जिसमें उनका दूर दूर तक कोई फायदा नहीं है, तो उनको आलस आने लग जाता है, काम काम सुन के ही आधी एनर्जी बॉडी की खत्म हो जाती है। तो ये दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी एग्जिस्टेंस पे वर्क करते हैं, दूसरे जो हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं ना, वो जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे, उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं लगेगा और उनसे कभी भी कोई इंस्पिरेशन लेने नहीं वाला और ज़्यादा दिल लगी उनसे कोई करने नहीं वाला, और वो डिसफंक्शन लाइफ अल्टीमेटली बताएंगे। क्यों इसलिए, वो इसलिए जैसे एग्जांपल एक बताता हूँ, एक बंदा है, उसकी बंदी उसे बहुत प्यार करती है, वो समझाती रही उसकी लाइफ में जब तक टाइम रही कि देखो तुम पढ़ लो, अभी टाइम है, अच्छी नौकरी होगी तो मेरे पापा भी मना नहीं करेंगे, तुम्हें अच्छा घर परिवार होगा, देखो तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग है, तो देखो मैं पापा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उनको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन एटलीस्ट इतना भरोसा उनको दिलवा देना जब हमारी शादी की बात होगी घर पे कि तुम अच्छा कमा खा रहे हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर माँ बाप बेबी ये तो सोचते ही है ना, आप अपने बॉयफ्रेंड से ऐसा बार बार कहे जा रहे हो, ठीक है, कुछ साल बीते, वो अभी भी मतलब हंसी मजाक में और मतलब उसमें कि रिलेशनशिप हो गया, हमें इतना कौन सोचता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम कहीं जा थोड़ी ना रही हो, एक टाइम आएगा ऐसा वो करके हम साथ हो लेंगे, कोई बात नहीं, जब जो होना होगा हो जाएगा। मतलब ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता ही रहा जब तक इसे कोई अच्छा इसकी लाइफ में समझाने वाली एक बंदी भी थी। हुआ क्या, जब वो बंदी बड़ी हो गई और शादी की उसकी बात चलने लगी, उस बंदी ने ये देखा मैंने इसको समझा के अपनी आत्मा तक न्योछावर कर दी इसके ऊपर, लेकिन इसको अकल नहीं आई। अब ये मंडराता हुआ फिर रहा है और मेरे पापा ने इसको देखते ही बोल दिया, एक दिन ये दोस्त की तरह मेरे घर पर आया था कि इन जैसे उल्लू के पट्टों से तो मैं तो, अगर ये तेरा दोस्त नहीं होता तो घर पे भी नहीं घुसने देता, ऐसे बंदों को क्या दामाद बनाऊंगा मैं अपने घर पे, ऐसे तो बंदों को घुसने ना दूं। अब आपका दिमाग ये घूमा कि यार वो भी गलत नहीं सोच रहे हैं, और आप खुद ही दूर होने लग गए, आपका मन खुद ही उठने लगा कि ये कुछ करता पड़ता तो है नहीं, क्या कमाएगा, शादी प्यार से सिर्फ पेट थोड़ी ना पलता है, कितना रोमांस, कितना सेक्स और कितना प्यार कितने साल तक पेट पाल लेगा, जब कुछ करेगा ही नहीं तो पता चला कल को दारू से लिट गया तो और लगा ले और कभी रिश्तेदारों से मिलवाने में भी शर्म आ जाए कि आपका हस्बैंड है। तो ये चीज़ है, ऐसे लोग अपने आप में अकेले रह जाते हैं जो कि शुरू से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते। क्यों? प्रेशर में काम कर नहीं पाते हैं और बाद में इनके साथ कोई जीवन बिताना पसंद नहीं करता है, जो गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अच्छा, एक फ़ायदा इससे और होता है, मतलब ये जर्नल बात ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट एक बात और बोलते थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है ना, कल को अगर आपकी लाइफ में कोई रह भी नहीं गया तो कम से कम ये तो रहता है ना। अब जैसे मतलब मानो मैं 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे 75,000 मिलते हैं बीइंग अ डीएसपी मान लो, ठीक है, और इसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन कोर्स करता हूँ, ये वो करता हूँ, फीस लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे, लाख 1.5 लाख 3-4 लाख रुपए महीने के कमा लेता हूँ मान लो मैं। अब कल को यार अगर मतलब मान लो हार्ट ब्रेकन कोई स्टोरी हो गई मेरी, कोई दिल तोड़कर चला गया मेरा एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे पास अपनी खुद की सेल्फ वर्थ है, इतनी अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, तो मेरे को दोबारा ना पैरों पे खड़े होने का टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और इस बारी मेरा मुंह मिट्टी के अंदर नहीं गया पूरा का पूरा। मेरी ऑलरेडी वर्थ थी, सामने वाली पर्सन 20 रास्ते में छोड़ के चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं, कोई लोड थोड़ी ना ज़्यादा। मैं अपने काम में, अपने पैसा कमाने में इतना बिजी हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो थी भाई फुल लॉयल्टी के साथ, जाना है, उसने बोला मुझे जाना है, मैंने दरवाजे खोल दिए, जाओ भाई निकलो, बस। तो ये मानते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट कि कल को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से अगर निभाते हो ना तो आप मीनिंगफुल लाइफ जियोगे, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी लाइफ में हो चाहे ना हो। अगले मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल मॉडल। ये वही है, लेबल्स एंड रोल जो समाज लगा देता ना लगा देता है, जिसकी वजह से पर्सन एबनॉर्मल वे में बिहेव करता है, वही है। इन एडिशन टू बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कभी कभार ना आपके शरीर के बाहर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटना का इम्पैक्ट आपके शरीर और मानसिक विकास पर निकलता है, मानसिक संतुलन पर निकलता है। जैसे मे नॉट गॉट डू सो, कोई पर्सन विक्टिम है वॉर का, वायलेंस का, ये जिस ग्रुप में वो खेलने जाता है जाती है, उससे पता लगता है कि उसके खिलाफ प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं प्रेजुडिस आपको थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा क्या होता है। डिस्क्रिमिनेट हो रहा है वो पर्सन, या उसकी ना बहुत पैसों की तंगी चल रही है, या उसे कोई जॉब नहीं मिल रही,
अब उसने ही देखा इतने सारे साल मैंने प्रिपरेशन में निकाल दिए, कर दिए, वो कर दिए, मैंने दोस्तों को सेक्रीफाइस करा, ये करा वो करा, ठीक है ना, मेरे हाथ में कोई जॉब है और घर की स्थिति भी अभी ऐसी नहीं है। या रैपिड सोशल चेंज, मेरी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी थी, अभी अभी प्यार होना स्टार्ट हुआ था, अभी अभी मुलाकातें होना स्टार्ट हुई थी, और मेरे पापा मान लो आर्मी में और उनका हो गया ट्रांसफ़र। रैपिड सोशल चेंज। इतनी मुश्किल से तो इतने साल बाद एक रिलेशनशिप मिला था, इतनी सुंदर बंदी मिली थी, लंबी गोरी सी, वनीला आइसक्रीम जैसे गाल थे उसके, और चली गई क्योंकि मेरे बाप का ट्रांसफ़र हो गया। ये सारी चीज़ें पर्सन के ऊपर लोड डालती हैं, स्ट्रेस डालती हैं, जिसकी वजह से पर्सन को साइकोलॉजिकल समस्या होती हैं। जैसे कभी कभार कई लोग जिनको अपनी परिस्थिति की वजह से, जैसे कोविड के बाद से जो लाइफस्टाइल बिता रहे थे और उसमें थोड़ा सा नीचे उनको गिरना पड़ा, तो ये चीज़ें स्ट्रेस तो पैदा करते ही है ना, कि पहले भी हम भी अच्छी जगह पर रहते थे, हम भी अच्छा खाते थे, ये करते थे, लेकिन अपने आप को बोलकर ये पर्सन दिलासा दे लेता है चलो जान है तो जहान है, वरना सब कुछ जीते थी शमशान है, ज़िंदगी बच गई, चलो यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही वॉर और वायलेंस के लोग, कल हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी ना, सिक्योरिटी वाला चैप्टर, तो मैंने बताया था ना जो डिस्प्लेस हुए वगैरह जो लोग होते हैं, इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़, उनके पास तो कोई ज़मीन ही नहीं, अब क्या करे बताओ। या आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसके अंदर भी तो ऐसा होता है, कशिश कितना बड़ा बिजनेसमैन होता है और बाद में देखो घूम रहा होता है पूरी कंट्री इधर से उधर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल मॉडल, एबनॉर्मल बिहेवियर को सबसे अच्छी तरीके से तब समझा जा सकता है अगर आप सामाजिक और कल्चरल फोर्सेस की बात करो जिसका इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल के ऊपर ना चाहते हुए भी निकलता है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते सोसाइटी और कल्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, कल्चर के अकॉर्डिंग ही आपको वो रहना पड़ेगा। अगर नहीं होता, आप मुझे एक शादी बता दो, एक शादी ऐसी कोई भी, अब देखो वायरल करने के लिए तो कोई पर्सन अपने आप को कुछ भी कर ले, जैसे एक बंदी थी अभी, उसने अपनी खुद से ही शादी कर ली थी, खुद ही हनीमून मनाने चली गई थी, ये सब तो कोई कुछ भी कर ले। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तानी परंपरा के अकॉर्डिंग आपने कितनी ऐसी शादियां अटेंड करी हैं जिसमें लड़की दुल्हन की ड्रेस की जगह, और फेरे जब वो ले रही है तो वो लहंगे की जगह बिकनी पहन के घूम रही है और 7 फेरे ले रही है, बिकनी पहन के स्टेज पे बैठी हुई है। कितनी शादियां अटेंड करी हैं ऐसी, और लड़का चड्डी में बैठा हुआ है। वरमाला डालते हुए दोनों एक दूसरे को बियर पिला रहे हैं। कितनी शादी अटेंड करी कशिश ऐसी? कोई भी नहीं ना। और कशिश ऑन रिकॉर्ड कह रही है मुझे करनी है ऐसी अटेंड। अब क्योंकि ये मॉडल ये मानता है, और ये मॉडल अगर ये ना भी माने, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि कभी कभार हमारा बिहेवियर ना सोसाइटल फोर्सेस से शेप होता है। जैसे बड़ी सारी चीज़ें हमारा व्यवहार, रवैया वगैरह चेंज करती हैं। फैमिली स्ट्रक्चर, जिसमें आपको अपने बड़े पापा से या दादी से डर लगता है तो आप उनके सामने नहीं बोलते, आपकी कम्युनिकेशन हॉल्ट हो जाती है उस टाइम पर। सोशल नेटवर्क, अगर आपको घर में घुटन हो रही है तो आपका बाहर दोस्ती यारी का ग्रुप कितना अच्छा है। जिस जगह पे आप रहते हो, क्या आपको शर्म तो नहीं आती किसी को घर बुलाने में? आपकी और आपके परिवार की, आपकी खुद की आइडेंटिटी कैसी है, बाहर के लोग आपको कैसे देखते हैं, और आपका रोल क्या है उस सोसाइटी में जहाँ पर आप रह रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोल के बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी तक आपका लोग हंसी मजाक ये सब बनाते थे, वो बनाते थे, मान लो कुछ भी, ठीक है, और कल को आप अपने मोहल्ले में इकलौते सिर्फ एक IAS ऑफिसर बन गए। वो देख रहे हैं 6-6 गाड़ियाँ उतरती हैं, 12-12 सब इंस्पेक्टर, 18-18 बॉडीगार्ड्स, और क्या इन्होंने घर बनवा लिया है, क्या रुतबा है, क्या पैसा है, कितनी पुलिस आगे पीछे, मतलब अगर पसीना भी आ रहा होता है तो हैंकी अपने आप गार्ड्स आगे कर देते हैं। ऐसा देख लिया आप लोगों ने आपको, तो बताओ इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? यही चीज़ है। तो ये देखा गया है कि कभी कभार जिस परिवार में पर्सन रहता है और वहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशन सिस्टम चलता है जिस परिवार में, तो उससे भी कभी कभार इंडिविजुअल की एबनॉर्मल फंक्शनिंग प्रमोट हो जाती है। एक बच्चे को कभी कभार ऐसा ये लगता है कि यार मुझे तो सिर्फ ना ऐसे ही मजे मजे में पैदा कर दिया शायद से घर वालों ने, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं मेरे ऊपर, कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, बाहर की कोई स्टोरी आके बताओ तब ध्यान नहीं देना है, अपनी लाइफ में कुछ डिस्कस करना हो तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ध्यान ही नहीं देना इन्होंने। ये लोग सिर्फ मतलब मेरा खाना पीना और मेरी फीस भरने के लिए है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं
उनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बिल्कुल तहस-नहस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर तहस-नहस जैसा स्ट्रक्चर कैसे, कि जहाँ पर जो एक पर्सन होता है ना, उसकी फैमिली ना, वो वॉशरूम भी जाएगा ना, जाएगी तो ये पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं। ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है फैमिली की, ओवर इन्वॉल्वमेंट। अब कशिश में दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन यहाँ पर बात ये है, किसी किसी को पूरी फ्रीडम, किसी किसी की जिंदगी में ओवर इंडल्जमेंट। एक दूसरे की एक्टिविटी में, थॉट्स में और फीलिंग में, यानी कि पर्सन को इतना अलाउ भी नहीं होता अब कि अब वो अपनी मर्जी का सोच ले। अपनी मर्जी का सोच ले पर्सन तो तब सोचेगा ना जब उसकी चलनी हो, जब चलती ही नहीं है तो सोचेगा क्या। तो जो बच्चे इस प्रकार के परिवार से होते हैं उनको इंडिपेंडेंट बनने में डिफिकल्टी आती है। कैसे ब्रॉडर सोशल नेटवर्क जो होते हैं, जहाँ पर लोग अपने सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप को ऑपरेट कर पाते हैं, यहाँ पर तो ठीक चलता है, यहाँ पर तो मतलब घर के बाहर सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जब बचपन से ऐसा देखा होता है पर्सन ने कि इतना ज़्यादा ओवर इंडल्जमेंट है, तो कल को पर्सन को ऐसा लगता है कशिश कि कल को वो IAS ऑफिसर भी बन गया, तब भी घर वालों को कॉल आ जाएगा कि 8 बज गए घर आ जा। स्टडीज ये शो करती हैं, ध्यान से सुनना, अब थोड़ी सी गंभीर बात, जो लोग अकेले अकेले रहे हैं, फैमिली ने कभी ध्यान नहीं दिया, वो लड़की लड़का अकेले रह गए, उन्होंने चलो बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए, प्यार नहीं करते थे उनसे, सिर्फ आ गए ऐसे करके क्योंकि अकेलेपन का शिकार हो रहे थे, और जिनको किसी भी प्रकार का सोशल सपोर्ट नहीं है ना, उनके दोस्त इतने अच्छे, हर दोस्त हर टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं, ठीक है। अब पर्सन तो ये चाहता है ना यार भाई मैं अकेला मर थोड़ी ना जाऊंगी, किसी ना किसी के साथ तो रहना ही है ना। तो वो बस चला रहे हैं अपना रिलेशनशिप, अपना दोस्त यारी, जबकि वो अंदर से जानते हैं सब हराम जाते हैं। तो जो लोग ऐसा आइसोलेटेड और सोशल सपोर्ट लैक करते हैं ना, कहाँ गए, हाँ, स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हु आर आइसोलेटेड एंड दे लैक सोशल सपोर्ट, दैट इज उनकी जिंदगी में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रॉन्ग या फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर उनकी लाइफ से मिसिंग है, तो ऐसे लोग टेम्पररी तो खुश हो जाते हैं किसी एक इवेंट से, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने उनको बोल दिया आई लव यू वगैरह वो करके, तो भैया वो दिन उनके लिए बेस्ट है। लेकिन ऐसे लोग, हमारा अनकॉन्शियस माइंड तो कभी हमसे झूठ नहीं बोलता ना, सबकॉन्शियस माइंड तो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलता ना। जिल्लत जो सही है, किसी के थ्रू अपने आप को गालियाँ सुनवाई हैं, पिटवाया है, या इज्जत नहीं है, या ग्रुप इतना अच्छा नहीं है दोस्ती यारी का, लेकिन फिर भी रह रहे हो उसमें मन घोट घोट कर। मन जानता है, अनकॉन्शियस माइंड इस बात को तो जानता है, अपने आप को जैसे जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, ये टैग देने के लिए कि मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। ऐसे लोग आगे चलकर पक्का डिप्रेस हो जाते हैं, और ये डिप्रेशन में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनकी जेन्युइन अच्छी फ्रेंडशिप होती है, चाहे भले ही वो रिलेशनशिप पे हो चाहे ना हो। सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग ना, कभी कभार एक तो ये हो गया कि अच्छा रिलेशनशिप मेरी लाइफ में कभी कोई मिला ही नहीं मुझे, मैं बस घुट घुट के रह रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभार सोसाइटी हम पे लेबल्स और रोल्स पटक देती है। जो लोग ऑलरेडी परेशान चल रहे होते हैं ना, समाज उनको और ज़्यादा उकसाने का काम करता है, उनका मजाक बनाकर या कुछ भी कहकर, उनको बुली कर कर। तो जब लोग क्या करते हैं, फिर वही सोचते हैं अच्छा बन के तो बहुत रह लिया, अब देखो मेरा क्रूएल नेचर, अंदर से नेचर देखो मेरा। तो जब वो पर्सन सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़ते हैं, कोई उनको कुछ क्रिएटिव काम करना है तो सोसाइटी के उन्होंने नॉर्म्स तोड़ दिए, तो दे आर कंसिडर्ड एज डेविएंट, या उनको बोला जाता है, सोसाइटी उनको बोलती है तो ये पागल है, मेंटली इल। इस तरह के जो लेबल्स होते हैं पर्सन जब बार बार सुनता रहता है, और फिर घर वाले भी सुनते रहते हैं तेरी वजह से हमारे समाज में रहना मुश्किल हो गया, ये हो गया वो हो गया। एक इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सबने प्रियंका चोपड़ा की कुछ साल पहले मूवी आई थी फैशन मूवी, देखी है? फैशन मूवी देखी है? प्रियंका चोपड़ा का लॉन्जरी में बिकनी में एक बहुत बड़ा उनके घर के सामने पोस्टर लग जाता है, और रात रात भर वो घर आती है। एक दिन उसके मम्मी पापा उसको कह देते हैं हम तुम्हें रख नहीं पाएंगे, इस सोसाइटी में रहना तुमने मुश्किल करवा दिया, तुमने जितनी नाक कटवाई है उतनी पूरे खानदान में किसी ने नहीं कटवाई है, और उसे कंगना रनावत के घर जाके रहना पड़ता है वहाँ पर। ये जो लेबल्स होते हैं ना, रोल्स होते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से चिपक जाते हैं, उनको लगता है शायद से ऐसा, जैसे मतलब मान लो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और
भगवान ना करे किसी को ऐसा सुनने को मिले, लेकिन जैसे मतलब मान लो एक लड़की है, वो बहुत बोल्ड है, वो एयर हॉस्टेस है या कुछ भी है, वो बहुत बोल्ड है, वो बहुत सुंदर दिखती है, उसके मन के अंदर कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, वो किसी लड़के से कोई पैसे निकलवाना या फिर सेड्यूस करना कुछ नहीं करना चाहती, वो वही अपने उसमें मस्त रहना चाहती है, उसको पसंद है ऐसे कपड़े पहना तो वो पहन रही है, उसकी मर्जी, उसका शरीर, वो खुद कमा रही है। लेकिन सोसाइटी उसको क्या बोल रही है, ये स्लट है, ये रात रात भर इसके घर वाले से धंधा करवाते हैं, ये पक्का क्लबों बार में जाती है, बिगड़ी हुई है, ऐसी लड़कियां घर बसाने लायक रहती ही नहीं है। अब अगर लड़की ने ये सुन लिया किसी से तो उसको बुरा लगेगा, चलो वो रो भी सकती है, पहले तो लड़का आ जाएगी, फिर पता चला रो रही है। लेकिन ऐसा बड़े सारे सालों तक उसको बड़े सारे लोग बोलते रहे तो पर्सन अपने आप को ना क्रेजी वे में देखने लग जाता है, और तब वो ना और अपनी एंटी निखारने के लिए और ज़्यादा वियर्ड वे में बिहेव करता है। और इस तरीके से एक्ट, जो बीमारों वाले एक्ट होते हैं ना, ये इनकरेज होते हैं पर्सन के मानसिक विकास के अंदर, और ग्रेजुअली पर्सन धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाता है कि सोसाइटी सच ही बोल रही है, और जो काम नहीं करने होते हैं वो वाले काम पर्सन कर देता है। इसलिए टीनेजर जो चश्मेश होते हैं, जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं, जिनको लगता है कि उनको स्कूल में कोई बंदी वगैरह भाव नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, अब वो कुछ कर तो सकते हैं, यानी बंदी को पकड़ के मैं स्मूथ तो कर नहीं लूँगा कि तू उसकी बंदी कैसे मेरी बंदी बन, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि चश्मे लगे हैं 12 नंबर के, ब्रेसेस लगे हैं, गंदा काला सा भद्दा नारियल का तेल लगाकर बालों में घूम रहा हूँ मैं, मुंह पे पिंपल्स पड़े हुए हैं। अपने आप को कूल बनने के लिए ना, कूल बनने के लिए ऐसा पर्सन डिस्टर्ब मैनर में बिहेव करता है। कैसे? ऐसा पर्सन अर्ली सेक्स में इंकरेज हो जाता है, स्मोकिंग करने लग जाते हैं टीनेजर्स, ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, स्कूटी तेज भगाना, उनको लगता है यही कूल बनने का रास्ता है सोसाइटी में, गुंडागर्दी करना, बुली करना लोगों को, ये होता है। क्यों हुआ? क्योंकि उनको नॉर्म्स और जो लेबल दिए गए वो इस प्रकार से दिखे कि पर्सन ना चाहते हुए भी क्रेजी वे में एक्ट करने लगा, नहीं चाह रहा पर्सन ऐसा कुछ करना, वो खुद उसको पता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा ऐसा करने से, लेकिन कोई बात नहीं, जो मैं काम प्यार से हासिल नहीं कर सकता वो गुंडागर्दी करके ऐसे मवाली बन करके हासिल कर लूँगा। लास्ट मॉडल, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे डिसऑर्डर्स पे कि मोंजुलिका को क्या दिक्कत थी या किसी को भी क्या दिक्कत होती है, एनिमल्स के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करने का मन कभी कभार किसी का क्यों कर जाता है। अब हम डिसऑर्डर्स पे जंप करेंगे, लेकिन आज लास्ट मॉडल देखते हैं, डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। और लग रहा है ना कुछ चीज़ स्ट्रेस से रिलेटेड है, और आज आप एक नया वर्ड सीख जाओगे इंग्लिश का, डायथीसिस। आराम से समझना, कूल दिमाग से समझो इसे, ठीक है। इन मॉडल्स के अलावा एक जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है एबनॉर्मल बिहेवियर को, वो है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा फोकस लगाओ अपना। ये मॉडल ये बोलता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तब डेवलप होते हैं जब एक डायथीसिस मतलब क्या? एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर, यानी कि मेरे डीएनए में कोई ना कोई एक जीन ऐसा था जो मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर करवा सकता था या मुझे डिसऑर्डर की स्टेज तक पहुंचा सकता था। अब वो जीन ना सारी पीढ़ियों से होते हुए किसी एक पर्सन में आकर अटक गया है। ये होता है डायथीसिस, यानी कि बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन। पर्सन ये डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है कभी भी, किसी भी वक्त। कहते ना पानी गले तक आ गया मेरे, ये वही चीज है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए, सेट ऑफ मतलब एक्टिवेट हो जाए, पर्सन को ये डिसऑर्डर हो सकता था, लेकिन अभी तक उसकी लाइफ आराम से चल रही है। अब उसकी जिंदगी में आई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि ध्यान से समझो, इस डायथीसिस का खाना क्या था? मतलब ये डिसऑर्डर कब एक्टिवेट हो सकता था? बस इसको चाहिए था एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और बस ये पर्सन को बीमार कर देगा, और बस ये एक्टिवेट हो गया। पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस पे स्ट्रेस। इसलिए इनको कंबाइन करके बोला गया डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, यानी कि एक जीन आ गया पर्सन के अंदर जो कि पर्सन को डिसऑर्डर करवा सकता है, लेकिन अभी तक उसने करवाया नहीं है। बस लक्ष्मण रेखा यहाँ पर कौन सी है? बस वो इस लक्ष्मण रेखा को नांग लेगा, यानी कि यहाँ पर है डिसऑर्डर, यहाँ है डायथीसिस कि हो सकता है डिसऑर्डर। बस अगर पाँव अगर यहाँ से यहाँ रख दिया, और यहाँ से यहाँ पाँव रखने का मतलब क्या?
स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की लाइन है ये वाली। बस स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर हावी होती चली गई, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर जब ये एक्टिवेट होगा तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट डायथीसिस खुद होता है, यानी कि यहां पर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल जो उसने इनहेरिट करा है, एब्रेशन, एब्रेशन मतलब कुछ ना कुछ उसकी जीन्स के अंदर गड़बड़ी है जो कि उसने इनहेरिट करी है। इसमें तो किसी का कंट्रोल है नहीं। लेकिन सिर्फ मैंने बताया आपको, सिर्फ डायथीसिस की वजह से डिसऑर्डर नहीं हो सकता। डायथीसिस का फूड क्या है कशिश, कब एक्टिवेट होगा, कब वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा, जब पर्सन की लाइफ में क्या हो, नहीं डीएनए तो खुद आ गया है, डिसऑर्डर हो सकता है लेकिन होगा नहीं जब तक क्या ना हो पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस। सेकंड कंपोनेंट ये कहता है डायथीसिस ना अपने अंदर एक लक्ष्मण रेखा कैरी करता है, वल्नरेबिलिटी। पर्सन वल्नरेबल है, कभी भी किसी भी वक्त उसको डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि पर्सन एट रिस्क पे खड़ा हुआ है, इस बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है। ये जो मैंने बनाई थी ये येलो वाली स्ट्रेस की लाइन, ये स्ट्रेस की लाइन है। पर्सन बिल्कुल इसके रिस्क पे खड़ा हुआ है। एट रिस्क पे होने का मतलब ये होता है पर्सन प्री डिस्पोज है। बस जहां स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिंदगी में आई, बस पर्सन को हो गया डिसऑर्डर। दूसरा कंपोनेंट ये। थर्ड कंपोनेंट ये होता है कि पर्सन अभी तक तो एट रिस्क पे खड़ा हुआ है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, डिसऑर्डर तो नहीं हुआ ना से। डिसऑर्डर हो कब जाएगा, अगर पर्सन की जिंदगी में पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स हों। पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स कुछ नहीं होता, ऐसे फैक्टर्स और ऐसे स्ट्रेसर्स जिनका असर आपकी बॉडी प्लस मानसिक संतुलन पर निकले, बॉडी प्लस माइंड पर निकले। जैसे क्या होता है, आप ना घर में आपको बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छा पहनने को मिल रहा है, सब लोग आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा दुख है जो कि आपके मन के अंदर आकर बैठ गया है। आपसे लोग पूछ रहे हैं तो इतने पतली होती क्यों चली जा रही है, तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों आते चले जा रहे हैं, तुम्हारे बाल इतने क्यों झड़ने लगे, तुम जब बाथरूम से नहाकर निकलती हो कितने सारे बाल पड़े रहते हैं, बाल क्यों झड़ने लगे हैं तुम्हारे, तुम इतनी बीमार सी क्यों रहने लगी हो, तुम इतना चुप क्यों रहने लगी हो, अपनी हालत देखी है तुमने कितनी, ऐसा लगता है कि 24 घंटे बुखार में हो या फिर मरने वाली हो, ऐसा क्यों पर्सन। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, हम ना कभी कभार अपने शरीर में चाहे फ्रूट्स डाल लें, वाइटामिन डाल लें, प्रोटीन डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन अगर हम लोग मानसिक तरीके से बीमार हैं ना तो उसका असर हमारे शरीर पे निकलता है। अगर आप किसी बात से दुखी हो ना, आप मुंह पे कॉफ़ी लगा लो, आप नारियल का तेल लगा लो, आप दिन भर सेब खा लो, आप कितना भी प्रोटीन कंज्यूम कर लो, हेल्दी से हेल्दी डाइट खा लो, जिम चले जाओ, आपकी आंखों के नीचे फिर भी डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, क्योंकि तुम किसी बात को दिल से लगाकर या कुछ ज़्यादा किसी बारे में सोचकर बैठ गए हो जिससे तुम दूसरों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। इसको कहते हैं साइकोपैथोलॉजी, और ये बहुत एक गंभीर बीमारी होती है। बीमारी इन द सेंस, देखो कोई घटना की वजह से भी साइकोपैथोलॉजी हो सकती है। मेरा अगर ब्रेकअप हो गया, मैं किसी को क्या बताऊं कि क्या हो गया, इससे मेरे प्रोफेशनल लाइफ, जितने लोग जुड़े हैं प्रोफेशनल लाइफ से, उनको क्या लेना देना। स्टूडेंट सुनकर या फाउंडेशन कोर्स के बच्चे सुनकर ये क्या करेंगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, लेकिन 8-10 साल का मेरा रिलेशनशिप है तो दुख तो बहुत हो रहा है अंदर से, लेकिन अब बस मेरी लाइफ चल रही है, बस चल रही है। अगर ज़्यादा सोच गया और उसका असर अब शरीर पे निकलने लगा, या तो पर्सन ज़्यादा मोटा होता चल रहा है या बहुत ज़्यादा पतला हो गया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, उतना एक्टिव अब नहीं रहा, बस बैठा रहता है, खाना दे तो खा लेता है, चाय दे तो पी लेता है, कहीं बैठा दो तो बैठ जाता है, हंसेगा तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहा है। ये होता है साइकोपैथोलॉजी। तो ये कैसे डेवलप हुई, पर्सन के जीन्स में एक एब्रेशन थी, एक दिक्कत भरा जीन आ गया था, वो जीन लेकिन डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब पर्सन की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आए और ऐसे आए कि उन स्ट्रेस का असर, स्ट्रेस हमेशा माइंड पे निकलता है, लेकिन उन स्ट्रेस का असर अगर निकलने लगा शरीर पर, तो वो बन जाता है साइकोपैथोलॉजी। अब ये जो पर्सन्स होते हैं जो कि सेकंड स्टेज में एट रिस्क पर थे, जो लक्ष्मण रेखा पे खड़े हुए थे, अब जब ऐसे स्ट्रेसर्स इनकी जीवन में एंटर करते हैं, अब ये कन्वर्ट हो जाता है, पर्सन को डेवलप हो जाता है डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर कैसे कैसे हो सकते हैं, एंग्जाइटी, हाथ कपकपाना, शिवरिंग होना, किसी ने जोर की चिल्ला दिया या कोई बात हो गई तो फटाफट भाग कर जाना कमरे से बाहर कि क्या बात हो गई, कॉन्फिडेंस ना होना,
जबान लड़खड़ा जाना किसी भी सिचुएशन के अंदर, हाथ कपकपा रहे हैं, डिप्रेशन हद से ज़्यादा होना, रोते रहना, बेफालतू की बात पर आंसू निकलते रहते हैं सोते सोते ऐसे पर्सन के। और अगर ये फिर भी कंटिन्यू रहता है तो कल को चल के पर्सन को मोंजुलिका को जो ऐसी बीमारी थी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब हो सकता है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। पर्सन को ऐसे लोग दिख सकते हैं, ऐसी आत्माएं दिख सकती हैं जो कि होती नहीं है असली में। पर्सन हो सकता है कमरे में बैठकर अकेला ऐसा किसी से बात करने लगे और एकदम से उसका भ्रम टूटे, यार मैं किससे बात कर रही थी, मैं किससे बात कर रहा था, ये कौन आया था अभी मेरे कमरे के अंदर। पर्सन अपने ही आलम में खो जाता है और ये सारे डिसऑर्डर हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारे मॉडल्स खत्म हुए, नेक्स्ट क्लास से डिसऑर्डर्स स्टार्ट। बाय।